एक कम उम्र की विधवा लड़की थी। उसके पति का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। जब उसके पति का अंतिम समय था, तब उसने सीमा को बुलाया और कहा, सीमा, मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी नादानी की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना और दूसरी शादी कर लेना। ऐसा मत कहो, मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। सीमा की सास मीना एक पुराने विचारों की महिला थी। उसका मानना था कि अगर उसका पति जिंदा है तो उसके लिए सभी त्योहार और रंग है। अगर विधवा है तो उसके लिए कोई त्योहार और कोई भी चीज सही नहीं है। इसलिए उसने सीमा को एक घर से अलग कच्चा कमरा दे दिया था। मैंने अपने बेटे से कहा था कि इससे शादी मत कर। उसने मेरी एक ना सुनी। अब देखो, ये चुड़ैल खा गई मेरे बेटे को। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपके बेटे के साथ साथ वो मेरे पति भी तो थे। मैं उनसे कितना प्यार करती थी। आप तेरा पति नहीं है और ना ही मेरा बेटा, तो निकल जाए यहाँ से। नहीं माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं इसी घर में रहूंगी, कभी इस घर को और आपको नहीं छोड़ूंगी। उनके जाने के बाद एक आप ही तो मेरा सहारा हो। आप तो जानती हो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे कोने में जगह दे दीजिए, मुझे अपने से अलग मत कीजिए। ठीक है, अगर तुझे यहाँ रहना है तो विधवा के पूरे तौर तरीके अपनाने होंगे। तुझे घर के बाहर का एक कमरा दे दूंगी जो कच्चा है। खाने के लिए सिर्फ एक कटोरी चावल दूंगी। मंजूर है तो बोल, क्योंकि मैं नियम की पक्की हूँ और मैं जानती हूँ विधवाओं का क्या नियम होता है। माँ जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। सीमा बहुत सादगी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। मीना उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करती थी। उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि अचार भी खाना उसके लिए वर्जित था। उसकी सास उसे पहनने के लिए सफेद साड़ी और खाने के लिए एक कटोरी चावल देती थी। सीमा को बागवानी करने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने कमरे के आगे कच्ची जमीन पर कुछ सब्जियां उगा रखी थी। वो उनकी देखभाल किया करती थी और अपनी सास की भी सेवा करती थी। कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। तेरा चेहरा देखकर मुझे अपने बेटे का चेहरा याद आ जाता है, और तेरा चेहरा तो वैसे ही इतना मनहूस है। इसी चेहरे पर फिदा होकर मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। माँ जी, मैं तो तुलसी को पानी देने आई थी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं आपके आगे ना आऊं। सीमा अपने पुराने दिनों को याद करके एक दिन उदास हो गई थी। वो आंखों में आंसू लेकर बैठी थी कि तभी उसकी सहेली गुंजन वहां आ गई, जिसे देखकर सीमा उसके गले लगकर बहुत रोती है। गुंजन, अच्छा हुआ तू आ गई। एक तू ही तो मेरी सच्ची सहेली थी। शादी के बाद तू भी न जाने कहाँ खो गई। देखना मेरे साथ क्या हो गया। जिसको प्यार किया वही मुझे छोड़कर चला गया। अब होनी को कौन टाल सकता है? तू इतनी सुंदर हुआ करती थी और अब तूने अपना क्या हाल बना रखा है। ये क्या है? सूखी रोटी प्याज के साथ खा रही है। तुझे तो बिना चावलों के खाना खाना पसंद ही नहीं था। तू तो मेरे लिए भी बिरयानी बनाकर लाती थी। अब क्या हो गया? यही मेरे नसीब है। अब मेरी सास का कहना है कि अगर उनके साथ रहना है तो मुझे यही जीवन जीना होगा। मेरे सारे रंग, मेरी सारी खुशियाँ मेरे पति के साथ ही चली गई। पागल हो गई है क्या? ऐसा नहीं होता। एक आदमी के पीछे तूने अपना सारा जीवन इसी तरह से बिताना है क्या? तेरी अभी उम्र ही क्या है? कैसे तू अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा सकती है? गुंजन, इस घर का यही नियम है कि विधवाओं को इसी तरह का जीवन जीना होता है, और मैं विधवा हूँ। गुंजन और सीमा बहुत देर तक बातें करती है। गुंजन उसका मन बदलने के लिए उसे हंसी मजाक करने की कोशिश करती है, पर सीमा के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आती। इसलिए वो उसको इन चीजों से उभारने के लिए कहती है, सीमा, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की बिरयानी खाए। जरा आज मुझे बिरयानी खिला दे। बहुत मन कर रहा है यार। हाँ हाँ, मैं अभी तेरे लिए बिरयानी बनाती हूँ। मेरे पास चावल है, उन चावलों से और सब्जियों से तेरे लिए बिरयानी बनाती हूँ। सीमा अपने मटके में बिरयानी बनाती है, क्योंकि उसके पास मिट्टी के बर्तन के सिवा और कोई बर्तन नहीं होता। वो बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। गुंजन उसको बिरयानी खाने के लिए कहती है, तुमने एक ही प्लेट में क्यों लगाई है बिरयानी? मेरे लिए ये सारा खाना वर्जित है।
मैं इन खानों को नहीं खा सकती। ठीक है, तो मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तू नियमों की बहुत पक्की है। पर मेरी एक बात तो मान ही सकती है। बोल। मेरे पास एक दुकान खाली पड़ी है, क्यों ना तो इस मटके वाली बिरयानी को ग्राहकों को बेचना शुरू कर दे। तेरी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है कि हर कोई इसको पसंद करेगा, और उससे आने वाले पैसों को तो भविष्य के लिए बचा कर रख सकती है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के काम में ला सकती है। इस तरह से कब तक अपना जीवन जिएगी? कुछ तो कदम उठाना होगा ना तुझे। पर इस बात के लिए मेरी सास कभी रजामंदी नहीं देगी। सीमा अपनी सास से दुकान लगाने की बात करती है, परंतु वो उसको उल्टा सीधा कहकर चुप करा देती है। परंतु गुंजन अपनी जिद से सीमा को एक दुकान खुलवा देती है, जिससे वो मटका बिरयानी बनाकर बेचती है। उसकी मटका बिरयानी सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, और धीरे धीरे उसकी मटका बिरयानी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाती है। वो मटका बिरयानी से बहुत अच्छी कमाई करना शुरू कर देती है। एक दिन वो अपनी सास के पास जाती है, जहाँ एक सेठ पहले से ही मौजूद होता है। देखो माँ जी, आपका घर वैसे भी गिरवी रखा है। अब अगर एक हफ्ते के अंदर आपने पूरा कर्जा नहीं निपटाया तो मुझे मजबूरन आपका सामान सड़क पर फेंकना होगा। अब आपकी मर्जी है, या तो पैसे दे दीजिए या घर खाली कर दीजिए। आप तो जानते ही हो मेरे पास कमाई की कोई जरिया नहीं है। एक बेटा था, वो भी चला गया। अब भला मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश तो कीजिए। सेठ उसको धमकाकर चला जाता है। ये बात सीमा सुन लेती है, और सेठ के जाने के बाद वो मीना के सामने आती है और उसके हाथों में कुछ पैसे देकर कहती है, माँ जी, ये लीजिए पैसे और इस घर को छुड़वा लो। अगर ये नहीं है तो क्या हुआ? मैं आपका सहारा बनूंगी। आज मेरे हाथ की मटका बिरयानी इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि मुझे बहुत मुनाफा होने लगा है। मैं मटका बिरयानी बेचकर अब इस घर को चलाऊंगी। आप फिक्र मत करो। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मुझे माफ कर दो सीमा। मैंने तुम्हें हमेशा उल्टा सीधा बोला, पर तुमने मेरी बुरी समय पर मदद की। आज से तुम ही मेरा बेटा हो। अब मैं भी तुम्हारी मटका बिरयानी बनाने में मदद करूंगी। अब दोनों सास बहू मटके वाली बिरयानी को बेचकर अपना घर चलाती और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहती। पूनम बड़े ध्यान से अपनी चचेरी बहन आशा को देख रही थी। आशा एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी चाची भी सज धज कर आ गई। अरे पूनम, तू आशा का मुंह क्यों देख रही है? जा अपना काम धाम कर। चाची, सब काम हो गया है। चल एक बार फिर से झाड़ू लगा दे। फर्श पर बहुत धूल इकट्ठा हो चुकी है। हाँ, हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। तू अपना और चाचा का खाना बना लेना, हम लोग खा कर आएंगे। ठीक है चाची। चाची, मैं अपने नाखून में नेल पॉलिश लगा लूं? चुप, बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली। ब्रांडेड नेल पॉलिश है, तेरे गंदे नाखूनों के लिए नहीं बनी है। चल आशा, देरी हो रही है। देख पूनम, हमारे जाने के बाद किसी भी श्रृंगार के सामान को हाथ मत लगाना, वरना इस बार और ज्यादा पिटाई हो जाएगी। समझ गई ना? ठीक है दीदी, आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। चाची और दीदी के जाने के बाद पूनम अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रुआसी हो गई। मम्मी पापा, आप लोगों के जाने के साथ साथ मेरी तकदीर भी मुझसे रूठकर चली गई। मुझे याद है, आप लोगों के साथ हर तरह की पहनने, खाने पीने की पूरी आजादी थी। अब तो कोई मनचाही चीज को पाना तो दूर, छूना भी मुश्किल हो गया है। कुछ देर में पूनम के चाचा घर पर आ गए। चाचा जी, यह लीजिए, पानी पीजिए। अरे, मैं आया नहीं कि तू पानी लेकर हाजिर हो जाती है। जलेबी लाया हूँ, खा लेना। तुम्हारी चाची और आशा कहाँ गई हैं? एक पार्टी में गई हैं चाचा जी। कह रही थी आने में देर होगी, खाना खाकर आएंगी। उन्हें आराम से आने दो। लाओ, हम दोनों जलेबी का मजा लेते हैं। चाचा की बातों और जलेबी ने पूनम का दुख भुला दिया। वह खुश हो गई। रात हो गई थी। कुछ देर में पूनम की चाची और आशा घर पर आ गईं। क्यों री पूनम, अपने चाचा को खाना नहीं खिलाया? हम दोनों खा पी कर फिट हैं। आप लोगों का पेट भरा है ना? बड़ा कंडम खाना था, न तीखा था न जरा भी जायकेदार। पूरा मजा किरकिरा हो गया।
बीच में मैं गिर भी गई। अरे ये हाई हील की सैंडल में यही खतरा रहता है, कभी कभी पहनती हो और पैर डगमगा जाता है। चाचा, मुझे भी एक हाई हील की सैंडल चाहिए, एक नेल पॉलिश भी चाहिए। यह मुंह और मसूर की दाल, इनका बाप बड़ा खजाना छोड़ कर गया था ना। हाई हील की सैंडल पहनकर नेल पॉलिश लगाएंगी। आज के बाद कोई फरमाइश की बात मत करना। 2 वक्त का खाना मिलता है, बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो, अपनी माँ की तरह ही बड़ी नाटकी है। 2 दिन के बाद दोपहर सभी लोग खाना खाने बैठे। पूनम, रात की 3 रोटी बची है, तू खा ले। ठीक है चाची। उसमें से एक मुझे दे दो और एक तुम भी खा लो। मैं आपको बासी रोटी क्यों खिलाऊं? मैं भी नहीं खाती। पूनम भी हम दोनों की तरह इंसान ही है, उसे क्यों खिला रही हो? वह रोज खाती है और खाकर पचाती है, हम नहीं पचा पाएंगे। आशा को तो उल्टी हो जाती है। आज से पूनम को सिर्फ ताजा खाना ही दिया जाएगा। पूनम, हम लोग खाना खाकर पड़ोस में एक प्रोग्राम में मिश्रा भाई साहब के यहाँ जाने वाले हैं। तुम बर्तन मांज लेना, सफाई कर लेना। कुछ देर के बाद में चाचा चाची और आशा पड़ोस में चले गए। पूनम बहुत दुखी मन से बैठी थी। इसी बीच दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। पूनम दौड़कर पहुंची और दरवाजा खोल लिया। सामने अपनी प्यारी मौसी निर्मला को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। वह अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रही थी। नमस्ते मौसी, आइए। जीती रहो बेटी, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। रो रही थी ना? कुछ खास नहीं, मम्मी पापा की याद आ गई। बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूँ। देख तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बालों की क्लिप्स, खाने के लिए चॉकलेट और मिठाई भी। ओह माय गॉड, मासी आप तो पूरी दुकान ही उठा लाई हैं। सारी चीजें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। मासी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तो इससे पहले भी कई बार तेरे चाचा से कह चुकी हूँ कि मेरी बिटिया को मेरे साथ रहने दो। वे माने ही नहीं। तो चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ रखूंगी। लगता है सभी लोग बाहर गए हैं। चाचा और चाची यहीं पास में मिश्रा अंकल के यहाँ गए हैं। मासी, यह सारी चीजें मेरे लिए हैं, मैं इन्हें छू सकती हूँ? हाँ बेटा, यह सब तुम्हारे लिए है। ऐसे क्यों कह रही हो? खुशी के मारे यह बात मुंह से निकल गई। बिटिया, मैं समझ रही हूँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ है। मासी चाय पीने लगी और पूनम नेल पॉलिश खोलकर अपने नाखून में लगाने लगी। मासी, देखो मेरे नाखून कितने सुंदर दिख रहे हैं। बहुत अच्छी और बहुत चमकीली नेल पॉलिश है। अरे बिटिया, जब मैंने पहली बार सवेरे इस नेल पॉलिश को लगाया तब तुम्हारे मौसा जी मुझ पर इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे 25 साल पहले वाला जमाना याद करा दिया। यह ले लो, वह ले लो, क्या चाहिए सब कुछ, बोलो वगैरह वगैरह। उन्होंने कई चीजें बिना मेरी फरमाइश के भी लाकर मेरे सामने पेश कर दी। उसी दिन शाम के 4:30 बजे हम एक पुराना प्रॉपर्टी का कई सालों से चल रहा मुकदमा भी जीत गए। उस प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ रुपए है। बिटिया, इस नेल पॉलिश में जादू है। मासी, आपको बहुत बहुत बधाई। यह तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिटिया, मैंने फैसला किया है कि 50 लाख तुम्हारे नाम फिक्स डिपॉजिट में जमा करूंगी। तुम्हारे मौसा ड्यूटी पर से छूटने के बाद आज यहीं आने वाले हैं। यह लो 10,000 रुपए, अपने पास संभाल कर रखना। शाम को मौसा जी भी आ गए और कुछ देर में चाचा चाची और आशा भी आ गए। मौसा ने सबके सामने पूनम के लिए तो बहुत अच्छी बातें कही। हम लोग पूनम के नाम 1 लाख रुपए किस्त डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे एक मित्र जिनका लड़का अभी अभी IAS के एग्जाम में पास हुआ है, उसके लिए लोगों ने पूनम का हाथ मांगा है। वो लड़का भी हमारी पूनम की तरह बहुत सुंदर और संस्कारी है। भाई साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो दूसरों का भला चाहते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। भाई साहब, हमारे पूनम की शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी।
हम आज से अपनी पूनम बिटिया को अपने घर ले जाना चाहते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे हमें कोई एतराज नहीं है भाई साहब। हमारी राजकुमारी को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। हमें इसकी बहुत याद आएगी। मौसी यह बात सुनकर जल भुन गई। पूनम सज धज कर अपने मौसा मौसी के साथ कार में बैठकर उनके घर चली गई। नेल पॉलिश के चमत्कार से किस्मत उसके ऊपर फिर से मेहरबान हो गई। एक भूपतपुर नामक गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता है। हरि की एक कपड़े की दुकान रहती है जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करता है। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता है, लेकिन हरि की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। कुछ महीनों से हरि के कपड़ों का व्यापार मंदा पड़ गया, क्योंकि हरि के दुकान के आसपास बहुत सारी कपड़ों की दुकानें खुल गईं, जिसकी वजह से हरि के कपड़ों का व्यापार मंदा हो गया। हरि बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन घर में उदास बैठा था। तभी वहां पे हरि की पत्नी राधा आती है। आप ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं? मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप दुकान पर भी नहीं जा रहे हैं और किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है जी? क्या बताऊं राधा, 2 महीनों से अपना कपड़ों का व्यापार बहुत मंदा पड़ गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ हरि का दोस्त राजू आता है। अरे हरि मेरे दोस्त, कहाँ हो? बाहर आओ, बाजार चलते हैं, थोड़ा मौज मस्ती हो जाएगी। 2 महीने से मेरे काम नहीं चल रहा है। मैं 2 पैसे के लिए तरस रहा हूँ और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। कैसे मतलबी दोस्त हो? चले जाओ यहाँ से। मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म, आज से खत्म। अरे हरि मेरे दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने सोचा तुम कई दिनों से बाहर नहीं निकले, थोड़ा बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। तुम्हें इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। आपने अपने बचपन के दोस्त को घर से भगा दिया, ये ठीक बात नहीं है। आप किसी से भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। बुरा समय सबका आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे लड़ाई कर लें। हरि मन ही मन पछताने लगता है और आइंदा इस तरह का व्यवहार न होने पाए इसका संकल्प लेता है। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं। भगवान के नाम में कुछ दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हरि एक नेकदिल इंसान था। अपने दर पर आए किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। हरि ने खाने का निवाला तोड़ा ही था कि तभी बाबा ने आवाज लगाई, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। पहले खाना तो खा लीजिए, फिर जाइए चिल्लाने भिखारी को। हरि बाबा को खाने के लिए कुछ खाना देता है। बाबा बैठकर खाना खाते हैं और बोलते हैं, बच्चा, बहुत परेशान हो तुम और कई महीनों से काम भी नहीं चल रहा है। इतनी गरीबी आ गई है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन तुमने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। अपना खाना मुझ भूखे को खिला दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, ये दिया है, इसको अपने घर में रख देना। हरि जैसे ही दिया घर के अंदर ले जाता है, दिया से एक अद्भुत और अलौकिक रोशनी निकलती है और हरि का पूरा घर जगमगा उठता है। हरि, एक बात याद रखना, कभी भी अपने पैसों का घमंड मत करना और ना ही किसी का बुरा सोचना, नहीं तो तुम्हारी सारी शानो शौकत, धन दौलत सब धीरे धीरे चली जाएगी और तुम गरीबी की अवस्था में आ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। हरि अगले दिन अपने दुकान जाता है। दुकान पर इतने ग्राहकों की भीड़ लगी देखकर हरि हैरान हो जाता है। हरि को व्यापार में दिन दूना रात चौगनी तरक्की मिलती है। ये सब उस बाबा के द्वारा दिए हुए चमत्कारी दिया का कमाल है। हरि की दुकान पर रोज लोगों की भीड़ लगी रहती है। हरि माला माल हो जाता है। बड़ा घर, गाड़ी, नौकर, सारी सुख सुविधाएं हरि के पास आ जाती हैं। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और हरि के मन में घमंड आ जाता है। हरि किसी भी गरीब की मदद नहीं करता है। उसी गांव में एक लक्ष्मी नाम की लड़की रहती है। दिवाली के त्योहार की वजह से पूरा गांव जगमगा रहा है। लक्ष्मी अपने घर के बाहर उदास बैठी है। तभी वहां पे एक बाबा आते हैं। बेटी, आज दीपावली का पर्व है,
सब इतनी खुश है, हर तरफ दीपक जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा जी, मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ दूसरों के घर में काम करके हमारा घर चलाती है। बड़ी मुश्किलों से 2 वक्त का खाना हमें मिलता है। किसी किसी दिन तो हमें भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ऐसी हालत में हम अपने घर में कैसे दिए जलाएं? लक्ष्मी बेटी, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोर की भूख लगी है। माँ, बाहर बाबा आए हैं और उनको भूख लगी है, तुम कुछ खाने को दो ना। लक्ष्मी बेटा, यही 2 रोटी आज खाने को हैं। अगर हम ये बाबा को दे दें तो हम क्या खाएंगे? माँ, बाबा कई दिनों से भूखे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये लो बाबा, ये खा लो। बहुत अच्छा खाना है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो एक दिया, इसको अपने घर में रख देना। तुम जो भी इस दिया से मांगोगी मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी के सामने इस दिए से कुछ मत मांगना, नहीं तो इसकी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। उस दिए से एक अद्भुत और अलौकिक रोशनी निकल रही थी। लक्ष्मी जैसे ही दिए को घर के अंदर रखती है, पूरा घर जगमगाने लगता है। लक्ष्मी और उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हे दिया, मेरी माँ को एक सिलाई मशीन दे दो। सिलाई मशीन प्रकट हो जाती है। माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई। हे दिया, मुझे खूब सारी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे पकवान दे दो। लक्ष्मी और उसकी माँ इतने अच्छे अच्छे पकवान देखकर बहुत खुश होते हैं और खूब मस्ती से खाते हैं। ऐसे करके लक्ष्मी के घर में सारी सुख सुविधाओं की चीजें आ जाती हैं। लक्ष्मी पूरे गांव वालों की मदद करती है, गरीबों को खाना खिलाती है, लोगों को पैसों से भी मदद करती है। हर तरीके से गांव वालों की लक्ष्मी मदद करती है। हरि यह सब देखकर बहुत परेशान होता है और लक्ष्मी और उसकी माँ को सबक सिखाने की योजना बनाता है। हरि इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और लक्ष्मी और उसकी माँ की तरक्की देखकर हरि के मन में जलन की भावना आती है। हरि एक दिन लक्ष्मी के घर जाता है। अरे लक्ष्मी, तुम लोग इतने गरीब थे, अब तो दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हो और तुम्हारे घर में इतनी सारी चीजें, क्या कुछ चमत्कार हुआ है क्या? लक्ष्मी बाबा की बातों को भूल जाती है और हरि से सारी बातें बता देती है। एक दिन हमारे घर में बाबा आए थे और बाबा ने हमें एक दिया दिया। इस दिए से जो भी मांगो वो सब पूरा हो जाता है। क्या मुझे पागल समझा है तुमने? भला दिया कैसे कुछ दे सकता है? मैं नहीं मानता इस बात को, करके दिखाओ तब मानो। भोली भाली लक्ष्मी हरि की चालाकी समझ नहीं पाती। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। हे दिया, बहुत सारी मिठाइयाँ दे दो। लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं होता और लक्ष्मी हैरान हो जाती है। देखा लक्ष्मी, तुमको बाबा ने बुद्धू बना दिया। माँ, मिठाइयाँ क्यों नहीं आई? बेटा, बाबा की बात भूल गई तुम। बाबा ने बोला था किसी के सामने इस दिया से कुछ मत मांगना, नहीं तो दिया की शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी। लक्ष्मी रोने लगती है और बाबा को याद करती है और बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आंखें खोलो लक्ष्मी बेटी और रोना बंद करो। बाबा, यह दिया अब मेरी बात नहीं मान रहा है। इस दिए की शक्ति गायब हो गई है। कोई बात नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हारे अच्छे काम से बहुत खुश हूँ और तुम्हें शक्ति वापस देता हूँ। इसके बाद बाबा हरि के पास पहुँच जाते हैं। हरि, मैंने तुम्हें जादुई दिया लोक हित के लिए दिया था और तुमने दिया की शक्ति का दुरुपयोग किया। तुम्हारे अंदर घमंड आ गया और तुमने किसी का भला नहीं किया, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। ऐसा कहकर बाबा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय दिया भी गायब हो जाता है। हरि रोता हुआ अपने घर जाता है। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी भी धन दौलत का घमंड और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लालच भी नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है, किसका हुआ भला है।